होम ओक के जंगल हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं। यूं तो ये अलग थलग होते हैं, लेकिन लगातार कायम रहने वाले और सुरक्षित भी। घास की वजह से समंदर के किनारे खड़ी चट्टानें बन जाती हैं। ये जंगल पहाड़ों या ऊबड़ खाबड़ सूखे इलाकों को ढक लेते हैं। ओक या बलूत के ये जंगल एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। कुछ एकदम घने जंगल जहां घुसना तक मुश्किल है और जहां शर्मीले जीव छिपकर मजे से जीते हैं। जबकि कुछ होते हैं खुले खुले जंगल, जहां बड़े पत्तों वाले शानदार पेड़ होते हैं और इनकी शाखाएं आसमान से हाथ मिलाती हैं। होम ओक्स के चारों तरफ होती है चहल पहल से भरी खूबसूरत दुनिया। ऐसी विविधता जो आपको दुनिया में और कहीं देखने को ना मिले। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको शानदार मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखने हो तो होम ओक्स के जंगल में चले आइए। एंडालुसिया के अंदरूनी इलाकों में सबसे ज्यादा अनछुए और बेहतरीन होम ओक फॉरेस्ट मौजूद हैं। होम ओक्स बहुत अलग अलग तरह के मौसमों में उग सकते हैं, लेकिन ये लगातार बदलते हुए क्लाइमेट में तेजी से डटे रहने के लिए जाने जाते हैं, चाहे बर्फीली सर्दी हो या फिर आग उगलती गर्मी। ये जंगल एक अनूठी इकोलॉजी का हिस्सा है। यहां रहते हैं तरह तरह के जीव जिन्हें यहां के मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के थपेड़े सहने पड़ते हैं। होम ओक के जंगलों में जानवरों की दर्जनों प्रजातियां रहती हैं। साल के अलग अलग वक्त ये यहां के पेड़ों पर पनाह लेती हैं और इनका भरपूर इस्तेमाल भी करती हैं। इनकी मोटी शाखाओं, इनकी पत्तियां, इनके तने और इनकी जड़ों के बीच रहते हैं तरह तरह के जीव। ये पेड़ कितनों को पालते हैं। चाहे अजीब सी वर्म लिजर्ड हो जो मिट्टी खोदकर अंदर घुस जाती है, या फिर बड़ा सा हिरण जो झाड़ियों में छिप जाता है। इन पेड़ों की छाया में उगती हैं तरह तरह की झाड़ियां जो इस जंगल को समृद्ध भी बनाती हैं और जिनकी छाया में पलता है ढेर सारा जीवन। मेडिटेरेनियन इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं ब्लैक वल्चर और आइबेरियन लिंक्स, और इनका जीवन होम ओक्स के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। सर्दी का मौसम है, कोहरा छाया है और होम ओक का जंगल कोहरे में छिपी अपनी छाया जैसा नजर आ रहा है। रात को कुछ हिस्सों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन होम ओक्स डटे रहते हैं। इनकी मजबूत पत्तियों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जब धीरे धीरे सूरज अपनी गर्मी बिखेरना शुरू करता है तो जंगल जैसे अचानक नींद से जाग उठता है। ये सारस उत्तर से 3000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां सर्दियां बिताने आए हैं, उत्तर की बर्फीली सर्दियों से दूर। सुबह इनकी बड़ी बड़ी टोलियां जमा हो जाती हैं और फिर निकल जाती हैं घास के मैदानों की तरफ। ये मैदान असल में मिले जुले जंगल होते हैं, जहां पेड़ भी हैं, घास भी और फसलें भी हैं। स्पेन का विशाल आधा दक्षिणी हिस्सा इसी तरह के जंगलों से ढका है और यहां सदाबहार होम ओक की भरमार है। इतनी सुबह सुबह सारस के यहां आने की वजह सीधी सादी सी है। ये अक्टूबर के आखिर में यहां आते हैं और तब से ही बलूत के फल की तलाश में रहते हैं, ताकि लंबे सफर के बाद थोड़ी ताकत जमा की जा सके। तकरीबन 6 महीनों तक ये इन घास के मैदानों में ही रहेंगे।
सर्दियों के शुरुआती कुछ महीनों तक ये बस बलूत के फल ही खाते हैं। और ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं हैं। हजारों की तादाद में जंगली कबूतर भी इन्हीं मैदानों में चुगने आते हैं। कबूतर तो इन फलों को साबुत निगल सकते हैं, पर सारस के आध खाए फलों को खाना और पचाना इन्हें ज्यादा आसान लगता है। होम ओक के जंगलों में इन्हें सिर्फ खाना ही नहीं मिलता, पेड़ों के कड़े तने में पानी जमा होता है जो इनकी प्यास भी बुझाता है। सदियों से धरती पर रहने वाले कौवे यानी जैकडॉस भी बलूत के फल जमा करते हैं। ये उन्हें निगल नहीं सकते, बल्कि इन्हें फलों के बाहरी कवच को तोड़कर अंदर के मीठे पोषक फल तक पहुंचना पड़ता है। होम ओक्स के आसपास पल रहे जीवों के लिए बलूत के फलों की अच्छी फसल किसी वरदान से कम नहीं होती। लाखों जीव इनके सहारे जीते हैं, चाहे सारस हो जो इस महाद्वीप का सबसे लंबा पक्षी है, या फिर नन्हे से ये चूहे। एक हेक्टेयर ओक के जंगल में करीब 800 किलो फल पैदा होते हैं, चाहे स्थानीय जीव हो या फिर बाहर से आए हुए, सभी इनकी जोरदार दावत उड़ाते हैं। वसंत का मौसम आते ही सारस फिर उत्तर की ओर यात्रा की तैयारी करने लगते हैं, पर अभी तो वो इन मैदानों में ही टिके हैं और उन्हें उछल कूद, चीख पुकार और नोक झोंक की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जो मिलन के मौसम का ऐलान है। होम ओक के जंगलों पर धुंध का पर्दा उठता गिरता रहता है। यहां गूंज रही हैं सारस की आवाजें, और उनके बीच दुनिया की सबसे डरावनी बिल्ली आइबेरियन लिंक्स की दहाड़ एक दहशत पैदा करती है। एंडालुसिया के ये जंगल इसके तबाह हो चुके राज की आखिरी निशानियां हैं। सर्दियां अब खत्म हो रही हैं और ये इनके मिलन का मौसम है। अगर ये अभी मिलन करते हैं तो इनके बच्चे आधा वसंत बीतने पर पैदा होंगे। ये जंगल में बचे लिंक्स के आखिरी जोड़ों में से एक है। ये कुछ हफ्तों तक एक साथ रहेंगे और मिलन करते रहेंगे। इसके बाद नर और मादा अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। एंडालुसिया में वसंत जल्दी आ जाता है। फरवरी या मार्च में जंगल खिल उठता है। ये जंगल का त्योहार है और इसका फायदा उठाते हुए पंछी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ब्लैक बर्ड्स सबसे पहले बच्चों के आने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। मार्च के आखिर तक तो इनके कुछ चूजे खासे बड़े भी हो जाते हैं। ब्लैक बर्ड्स के बाद बाकी प्रजातियां भी काम में जुट जाती हैं। नथहैच पेड़ों के तनों में अपना घोंसला बनाने की मशक्कत करते रहते हैं। ये डालियों पर मंडराते रहते हैं ताकि तमाम कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकें और अपने भूखे बच्चों का पेट भर सकें।
शिकार के लिए की गई इनकी मेहनत से ओक के इन पेड़ों को कई परजीवियों से छुटकारा मिल जाता है। स्पॉटलेस स्टारलिंग्स भी ओक के तने में ही घोंसला बनाते हैं। ऐसे कुछ पेड़ 1000 साल पुराने हैं। ओक की ये शाखाएं और तने किसी शहरी इमारत की तरह हैं, जहां दर्जनों प्रजातियों के जीव रहते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। लिंक्स ने खुद को मेडिटेरेनियन के मौसम और इलाके के मुताबिक अच्छी तरह ढाल लिया है। घने जंगल हो या फिर पहाड़ों की तलहटी पर अलग थलग फैले विशाल मैदान। एंडलुसिया के ये होम ओक के जंगल भूमध्य सागर के बेसिन के सबसे विशाल और घने जंगल हैं, और इनकी वजह से लिंक्स आज जिंदा बच पाए हैं और यहाँ वो अपनी पसंदीदा खुराक का शिकार करते हैं, खरगोश। आइबेरियन लिंक्स सिर्फ खरगोश को ही खाते हैं, बस। ये इकलौते ऐसे मांसाहारी स्तनधारी जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ खरगोश का शिकार करने में माहिर हैं। ये उन्हीं जगहों पर रह पाते हैं जहां खरगोश बड़ी तादाद में मौजूद हो, क्योंकि इनकी 80 से 90% खुराक खरगोशों से ही आती है। ये इन जंगलों में बड़े मजे से रहते हैं। दिन में ये सूखे ओक के पेड़ों के तनों के बीच छिपे रहते हैं। शाम घिरते ही ये कीड़ों और नन्हे वर्टिब्रेट्स की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें सांप भी शामिल हैं। ये साल का वो वक्त है जब गर्मियों की आहट सुनाई पड़ रही है और हर दिन के साथ होम ओक का जंगल सूखता ही चला जा रहा है। ब्लैक वल्चर के चूजों की तरह लिंक्स के शावक भी अब 2 महीने के हैं और अभी भी पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर हैं। ये वक्त है जंगल में रहने के लिए चुस्त दुरुस्त, फुर्तीला और चौकन्ना बनने का। ये खेल इनमें शिकार का शौक पैदा करता है। इतने नन्हे से होते हुए भी ये अपनी मां के साथ शिकार करने निकलते हैं। कमाल की बात यह है कि मैगपाइज भी शिकार में उतने ही माहिर हैं जितनी कि विशाल बिल्लियां। गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सुबह और शाम को मैगपाइज की टोली खाने की तलाश में निकलती है और ये बड़ी तादाद में कीड़ों को पकड़ती हैं। होम ओक के जंगलों में अब मेडिटेरेनियन की सख्त गर्मी का कहर नजर आने लगता है। दोपहर को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गिद्ध का ये चूजा ना तो भाग सकता है और ना ही छिप सकता है। इसके माता पिता का प्यार देखिए।
कड़ी धूप में ये इसे पंखों की छाया दे रहे हैं ताकि बच्चा जी सके। पर कभी कभी माता पिता भी गिद्ध के बच्चों की जिंदगी बचा नहीं पाते। मेडिटेरेनियन के जंगलों में आग लगना आम बात है। पौधों की कुछ प्रजातियां, जिन्हें पायरोफॉस्फेट्स कहते हैं, इनके बीज आग लगने पर ही पूरे इलाके में बिखर पाते हैं। जब आग लगती है तो ब्लैक वल्चर के बच्चे अपने घोंसलों में बेबस पड़े रह जाते हैं। ओक के इस पुराने जंगल के दूसरे सिरे पर कहीं बहुत दूर ये माता पिता बेखबर हैं। उन्हें बच्चों पर मंडराते खतरे की भनक तक नहीं लग पाती है। वो तो बस खाना जमा करने में लगे हैं, और जिंदा रहने के लिए गोश्त जमा करना आसान काम नहीं है। यहां खाने की कमी है और इसलिए छीना झपटी होना आम बात है। जब तनाव बढ़ता है तो जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। अपने विशाल आकार और ताकत की वजह से ब्लैक वल्चर्स दूसरे मुर्दाखोर जीवों पर अपना दबदबा कायम रख पाते हैं। आग का खतरा खत्म हो चुका है। लड़ाई में भी जीत हासिल हुई है। अब वल्चर का यह बच्चा मजे से अपना पेट भर सकता है। कुछ ही हफ्तों में यह होम ओक के इन जंगलों पर उड़ने लगेगा जहां यह पैदा हुआ था। शाखाओं पर मौजूद इसके घोंसले के नीचे बलूत के फल उग गए हैं। जंगल की जमीन पर खाने की भरमार है। फिर से बादल घिर आए हैं, यानी पतझड़ आ रहा है। ओक के इन जंगलों में एक नई आवाज गूंज रही है। हिरण मिलन के लिए तैयार हैं। जंगल में उनकी पुकारें गूंज रही हैं। नर अपने हरम में जमा हो जाते हैं। ये चुनौती देने वालों से जोरदार लड़ाइयां करते हैं और अपने हरम की हिफाजत करते हैं। ये थकान भरा वक्त है। बलूत के फल ही इन्हें फिर से नई ताकत दे सकते हैं। हिरणों को इतने फल चाहिए तो वो अपने सींगों से शाखाओं को टक्कर मारकर फल गिरा लेते हैं।
तापमान गिर रहा है और ओक के इस जंगल में नए बाशिंदे घर बना रहे हैं। ब्लैक काइट्स अफ्रीकी महाद्वीप चले जाते हैं और इनके घोंसलों में रेड काइट्स डेरा जमा लेते हैं। ये भूमध्य रेखीय जंगल की इन आरामदेह शाखाओं पर पूरी सर्दियां बिताएंगे। एक बार फिर बलूत के पके हुए फल गिर रहे हैं। ओक के इस जंगल के जीव खाने की कमी और भयानक सर्दियों में भी किसी तरह जिंदा बचे रहेंगे। हिरणों का शोर अब खत्म हो चुका है। इनकी जगह सारस की टोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, जो उत्तर के दूर दराज के ठिकानों से फिर यहां चले आए हैं। यहां ये लिंक्स, मैगपाइस और ब्लैक वल्चर्स के बीच 6 महीने बिताएंगे। धरती के सबसे विविध और हरे भरे जंगल, और इन जंगलों की जान है ये जीव। धरती के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां धुंध और कोहरा आता जाता रहता है, पर इन छिपे हुए कोनों में भी जीवन की बहार है। भले ही बादल मौसम का हमेशा बदलते रहने वाला खूबसूरत रूप नजर आए, पर इनकी कहानी इतनी ही नहीं है। ये असल में जिंदगी और मौत का फर्क बन जाते हैं। एक तरफ है बंजर और सुनसान रेगिस्तान, और दूसरी तरफ हरे भरे जंगल, जहां है जिंदगी की हलचल। यहां धरती को चूमते समुद्र के बीचों बीच बादल पर्दे का काम करते हैं। जब यह पर्दा हटता है तो उजागर होता है एक प्राचीन, हरा भरा और अनूठा जंगल। आग से प्यार करने वाले इस जंगल का हर कोना जीवों और पौधों से भरा है, और इन्होंने खुद को इस आर्किपेलागो के अलग अलग टापुओं के खतरनाक मौसम के मुताबिक ढाल लिया है। फूल, कीड़े मकोड़े, छिपकलियां और पंछी सभी यहां मिलजुल कर रहते हैं। कैनरी पाइन्स इस इलाके को आकार देते हैं। कैनेरी आइलैंड पाइन की शुरुआत 13.5 करोड़ साल पहले टेथीस समुद्र के प्राचीन किनारों पर हुई थी। यह एक तरह से जीता जागता फॉसिल है जो कैनेरी आइलैंड के पथरीले इलाके में आज तक कायम है। पाइन का यह पेड़ कई जगहों पर पाया जाता है। तरह तरह के इलाकों में इसने अपनी जगह बनाई है। कैनेरी पाइन 2300 मीटर तक की ऊंचाई से आने वाली आसमानी बलाओं को आसानी से झेल लेता है। और समंदर में समा जाने वाले लैंडस्केप से भी जूझ लेता है। ये इसकी मजबूती ही है कि समुद्र के कपकपा देने वाले बादलों के बीच भी एक कायम रहता है, और एकदम सूखे तपते लावा मैदानों पर भी। लेकिन ऐसे मुश्किल और विविधता भरे इलाकों में जिंदा रहने वाली ये इकलौती चीज नहीं है।
कैनेरी पाइन फॉरेस्ट अपने चारों तरफ एक पेचीदा माहौल तैयार करता है जहां रहते हैं कुछ हिम्मती जीव। हालांकि पाइन के ये पेड़ अपने आसपास के इलाकों पर काबू रखते हैं ताकि दूसरे पेड़ न उग सके और इन मुश्किल हालात में गिने चुने संसाधनों के लिए उन्हें संघर्ष न करना पड़े। इस ज्वालामुखी इलाके में सबसे हिम्मती और खुद को ढाल लेने वाले पेड़ ही टिके रह सकते हैं। पाइन की ये सुइयां इतनी मजबूत होती हैं कि तबाह ना हो सकें। ये एक घना और एसिडिक गलीचा तैयार करती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर दूसरे पौधे यहां उग नहीं पाते। इस सब के बावजूद पाइन के पेड़ों के बीच या आसपास की जगहों पर कुछ पेड़ पौधे उग ही जाते हैं। इसकी जड़ें पोषक तत्वों और पानी की तलाश में ज्वालामुखीय मिट्टी में धंस जाती हैं और इस प्राचीन वर्षा वन के छिपे हुए स्रोतों को खोज ही लेती हैं। ये अजीबोगरीब पौधे सिर्फ कैनेरीज में ही पाए जाते हैं, ज्वालामुखीय चट्टानों, राख और पाइन के बीच मुस्कुराते हुए। यूफोबिया, पेटियोला, एओनियम, फिगवर्ड्स और लोटस पेरेंथस। इन पेड़ पौधों की वजह से यहां एक बारीक और पेचीदा इकोलॉजिकल नेटवर्क बन सका है और इसका पूरा फायदा उठाते हैं यहां मौजूद कीट पतंगे। इस अनूठे और शानदार बोटैनिकल गार्डन में चींटियों की भरमार है। ये यहां के फूलों में जीवन का रस खोजती हैं। छिपकलियों की तरह तरह की प्रजातियां पाइन के इन पथरीले और गर्म जंगलों में अपना घर बनाती हैं, जैसे कि ये वेस्टर्न कैनरीज या गैलट्स लिजर्ड्स। इन नन्ही छिपकलियों ने खुद को इस सूखे इलाके के हिसाब से अच्छी तरह ढाल लिया है। इनका ये कवच वाटरप्रूफ है, इससे इनके शरीर का पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता। खुद को ढाल लेने का एक और अनूठा तरीका है इनकी खुराक। पानी लेने का यह तरीका आमतौर पर छिपकलियों में नहीं देखा जाता। ये पके हुए अंजीर, रसीले अंकुर और तरह तरह के पौधों को खाती हैं। इस तरह से इनका पेट भी भर जाता है और इन्हें पानी भी मिल जाता है। वेस्टर्न कैनेरीज लिजर्ड्स टेनरीफ और ला पाल्मा द्वीपों में पाइन के जंगलों में पाई जाती हैं। नर चटकीले नीले रंग के कवच वाले और ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। हालांकि ये कीट पतंगों के माहिर शिकारी होते हैं, फिर भी ये मौसमी फलों को खाते हैं। अपनी खुराक का इस तरह चुनाव इन्हें तकरीबन पूरी तरह शाकाहारी बना देता है। पहाड़ों पर बादलों की आवाजाही लगी रहती है और इन विशाल छिपकलियों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। इन्हें लगातार सक्रिय रहने के लिए सूरज की गर्मी चाहिए और पाचन के लिए भी। स्किंक जैसे दूसरे रेप्टाइल भी सिर्फ इसी इलाके में पाए जाते हैं। जब तक इनके शरीर को जरूरी गर्मी नहीं मिलती, ये जरा भी नहीं हिलते डुलते। यहां सब कुछ बादलों पर निर्भर होता है। बादलों की मौजूदगी और उनका घनापन मौसम के मुताबिक बदलता रहता है। ये कैनेरी आइलैंड्स का सबसे ऊंचा इलाका है, जिसे ज्यादातर पाइन के जंगलों ने ढक रखा है।
कैनेरीज आर्किपेलागो के जंगल का 60% हिस्सा पाइन के जंगलों वाला है। और कैनेरी आइलैंड्स के वुडपेकर्स की अच्छी सेहत और तादाद इन जंगलों के लिए जरूरी है। वसंत का मौसम है और जंगल में मिलन की पुकार गूंज रही है। हर साल ये यहां अपने घोंसले छोड़ देते हैं, जिनमें ब्लू टिट्स जैसी दूसरी प्रजातियों के पंछी डेरा डाल लेते हैं। ये जंगली पक्षी अपने चूजों को कीट पतंगों की बहुत लजीज और प्रोटीन से भरी खुराक पर पालते पोसते हैं। हालांकि ब्लू टिट्स तने की पहुंच से बाहर वाले हिस्सों में घोंसला बनाते हैं, इसके बावजूद जंगली कौवे उनके दुश्मन हैं, जो तरह तरह की चीजें खाते हैं, दूसरे पंछियों के चूजे और अंडे भी। जब तक ये मांसाहारी कौवा घोंसले से चला नहीं जाता, यहां से दूर रहने में ही भलाई है। पाइन के जंगलों में जंगली कौवे या रेवन बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ का विविधता भरा और आरामदायक माहौल इनके लिए बेहतरीन है। यहाँ ये मजे से रहते हैं। ऊंचे इलाकों में पाइन के जंगल इकोलॉजी में और भी अहम भूमिका निभाते हैं। पहाड़ी जंगलों में बादल अंदर तक घुस जाते हैं। यहाँ कैनेरी आइलैंड पाइन की लंबी सरकंडों जैसी पत्तियां बूंद बूंद करके पानी को अपने भीतर छिपा लेती हैं। यही पानी बाद में बूंद बूंद करके नीचे के ज्वालामुखी मैदानों तक रिसता चला जाता है। ये पानी के एक बुनियादी चक्र की शुरुआत है और ये पानी इन द्वीपों के कुछ जरूरी हिस्सों को सींचता है, जहां पंछियों की बहुत सारी प्रजातियां प्यास बुझाने और नहाने के लिए आती हैं। वैसे आपको बता दें कि माना यह जाता है कि पंछी ही मेडिटेरेनियन से पाइन के पेड़ों के बीच यहां लेकर आए थे। यह तब की बात है जब इन टापुओं पर धधकते हुए ज्वालामुखी हुआ करते थे। कैनेरी आइलैंड पाइन वो पहली प्रजाति है जिसने 1.5 करोड़ साल पहले इस इलाके में अपनी जड़ें जमाई थी। इस महाद्वीप पर इनके पुरखे ग्लेशियर जमने से जलवायु में नाटकीय आए बदलाव की वजह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। आज इनके सबसे नजदीकी रिश्तेदार यहां से 6000 किलोमीटर दूर पाए जाते हैं और वो हैं हिमालय के पाइन। यहां कैनेरीज में पाइन के जंगलों के एक छोटे से हिस्से में भी तरह तरह के जानवर रहते हैं। ग्रैंड कैनेरिया द्वीप पर रहने वाली यह विशाल छिपकली इस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। इसकी लंबाई है करीब 80 सेंटीमीटर। मक्खियां इस छिपकली के विशाल जबड़ों के आसपास खेल करती रहती हैं। इतने सूखे इलाके में जहां पानी मिले ले लेना चाहिए, भले ही वो दूसरों की आंखों और मुंह से ही क्यों ना मिले। बड़े सिर वाली ये छिपकली पाइन के झुरमुट के बीच खुले इलाके में रहती है। दिखने में ये बड़ी भयानक और मांसाहारी लगे, पर आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि ये सिर्फ पौधों को ही खाती है। असल में ये छिपकली जितनी बूढ़ी होती जाती है, इसकी खुराक उतनी ही ज्यादा शाकाहारी बनती जाती है। अलग अलग आकार की छिपकलियों की तरह कैनेरी पाइन्स भी पथरीले और तकरीबन खड़े ढलानों पर फलते फूलते हैं।
यहां ये करीब 50 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। इनकी हरी भरी छत पर बाबरी फॉल्कन्स कभी कभी घोंसला बनाते हैं। ये अमूमन उन ज्वालामुखी या चट्टानों के बीच रहते हैं जहां ये पाइन उगते हैं। ये यहां का एक दुर्लभ स्थानीय बाज है जो पेरेग्रीन फॉल्कन का रिश्तेदार है और दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। ये बीच बीच में पाइन के लंबे और लचीले पत्तों के बीच पनाह लेता है। ये संकरी पत्तियां अपने बीच पानी को फंसा लेती हैं, पर पाइन के पेड़ का एक और हिस्सा ऐसा है जहां छिपे होते हैं कुछ राज, और वो है इसकी छाल। कैनेरी आइलैंड पाइन की छाल ज्वालामुखी धमाकों और बिजली गिरने से लगी आग के बीच इन्हें जिंदा बचाए रखने में मदद करती हैं। कैनेरी पाइन शंकुनुमा पत्तियों वाले पेड़ों में एक अपवाद है। आग के बाद ये राख के बीच फिर से उगाते हैं। इसका राज है 8 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मोटी छाल की परत, जो पेड़ के अंदर कोशिकाओं को जिंदा रखती है और उसे आग के बाद फिर से फलने फूलने देती है। इस आग के मुताबिक खुद को ढाल लेने से बीमार पेड़ खत्म हो जाते हैं और पाइन के नए पेड़ फलते फूलते रहते हैं। लेकिन इन पेड़ों की मोटी और दरारों से भरी छाल में तरह तरह के जिज्ञासु जीव भी डेरा डाल लेते हैं। आग जिस छाल को भेद नहीं पाती, कीड़े वहां तक पहुंच जाते हैं। कैनेरी ग्रेट स्पॉटेड वुडपेकर जानते हैं कि यहां कीट पतंगों की भरमार है और खाने की तलाश में ये इन पेड़ों के बीच लगातार गश्त लगाते हैं, या फिर शाखाओं को छेनी की तरह इस्तेमाल करने के लिए, ताकि बादाम जैसे कड़े कवच वाले बीजों को खाया जा सके। कैनेरी आइलैंड पाइन के सचमुच कितने इस्तेमाल हैं। पेड़ का हर हिस्सा पाइन के इन जंगलों में रहने वाले तरह तरह के जानवरों के काम आता है। जब पाइन के विशाल नुकीले पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो रेवन उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहां इन्हें खाने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट और उनके अंडे। ये भले ही हरे पत्ते हैं और डालियों पर लगे हैं, पर वुडपेकर लजीज और पोषक बीजों की तलाश में इन पर भी हमला कर देते हैं। नमी और अच्छे इलाके से दूर पाइन के विशाल जंगल के बीच कैनेरी पाइन्स फलते फूलते रहेंगे। इन मुश्किल इलाकों में जमीन पर बहुत कम जैविक पदार्थ होते हैं।
पर यहां भी ज्वालामुखी के मलबे और राख के बीच पाइन के छोटे छोटे पेड़ उगाएंगे, क्योंकि इनमें ताकत है सबसे ज्यादा वीरान इलाकों को भी हरा भरा बनाने की। और जहां पाइन होंगे वहां होंगे रेवेन। ये होशियार और खुद को ढाल लेने वाले पक्षी सबसे मुश्किल इलाकों में भी जीने का तरीका खोज लेते हैं। ज्वालामुखी की राख को खोदकर इसके बीच छानबीन करके ये जीने लायक खाना खोज लेते हैं, ऐसे इलाकों में जहां पौधों का उगना लगभग नामुमकिन है। पाइन के पेड़ और रेवेन खुद को ढाल लेने वाली दो असाधारण प्रजातियां, कड़ियल और विविधता से भरी, छोटे से छोटे मौके का फायदा उठाने वाली। ऐसे मुश्किल द्वीपों में यही है इनकी कामयाबी का राज, जहां एक दूसरे से बिल्कुल अलग दो दुनियाएं आसपास मौजूद हैं। एक तपते सूरज से दहकता इलाका, दूसरा समंदर से उठे नरम बादलों की बारिश में नहाया इलाका। और इन दोनों दुनियाओं में धरती के सबसे मजबूत और सबसे अनूठे पेड़ उगते हैं। कनेरी आइलैंड पाइन, जिनका सफर 13.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, आग ने इन्हें दहकाया और बादलों ने प्यार से सहलाया।